हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आज के अपने इस प्रोग्राम में, आज की अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सबने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर में, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। आपको मैंने PDF उपलब्ध करा दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो सब देख लिया है। नहीं देखा है तो फिर से अपना टेलीग्राम चैनल बता दूंगी, वहां से जाके PDF ले सकते हैं, उनको नोट्स बनाइए, उनका रिवीजन करिए। फिलहाल 28 मई को मद्देनजर रखते हुए जो लोग अभी इस साल एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़ा रिवीजन पर गौर करें, और जो आने वाले समय पे जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको इस पे भी नोट्स बनाते रहिए। और जैसे ही आपका पेपर हो जाए फिर इस पे थोड़ा सा और रिवीजन की ओर बढ़ते जाइएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बात करें आज के लेक्चर की, तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, मुगल कालीन स्थापत्य कला। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मध्यकालीन स्थापत्य कला, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत इत्यादि को कवर किया था। फिर धीरे धीरे तुगलक के समय में कैसे उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब होती गई और उसका पतन होता चला गया। मुगल साम्राज्य की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें आप देखेंगे कि उस युद्ध में जो है जीत के बाद से भारत में आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, और मध्यकालीन भारत का इस तरह से उदय हुआ। यहाँ पर मध्यकालीन भारत का धीरे धीरे पतन हो गया और वहां पर इस तरह से फिर आप देखेंगे कैसे मुगलों के आगमन से एक इस्लामिक शैली का एक उदय हुआ, और इसके कहते हैं कि ये स्वर्ण काल कहा जाने लगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत वास्तुकला, मूर्तिकारी, आप देखते हैं चित्रकारी आपको इसी समय के दौरान देखने को मिलती है। न केवल इस्लामिक वास्तुकला की बात करूं, आर्किटेक्चर की बात करूं, बल्कि विभिन्न धर्मों के, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो मूर्तिकारी हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, यहाँ पर विभिन्न धर्मों का जो है मिश्रण भी आपको देखने को मिलता है। जबकि मध्यकाल में आपने जब देखा मध्यकालीन स्थापत्य कला में, वहां पर विदेशी प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिले थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बाकी सब धर्मों को मद्देनजर रखते हुए आर्किटेक्चर को इत्यादि चीजों का निर्माण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुशल और समृद्ध और संगठित एक साम्राज्य बना था मुगल स्थापत्य, जिसमें हम यहाँ के आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो भारत में अगर कहीं पर कला और शिल्प कला और वास्तुकला के सबसे उच्च उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, मोती मस्जिद हो गया, आपका रेड फोर्ट हो गया, या फिर बीबी का मकबरा हो गया, आपका लाहौर फोर्ट हो गया, थ्रोन ऑफ जहांगीर हो गया, ताजमहल हो गया, 7 वंडर्स में से एक आने वाला एक जो है वो हो गया। तो ये सारे जो अच्छे उदाहरण है आपको देखने को मिलते हैं, एक स्पष्ट और बहुत ही क्लीन उदाहरण जो देखने को मिलते हैं वो आपको मुगल स्थापत्य के अंतर्गत ही देखने को मिले। आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा ये जो 11 मई से बैच शुरू हो चुका है, और अगर आप इसमें अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो इसकी लास्ट डेट आप देखेंगे 20 मई है। अगर एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। शाम को डेली 6 बजे लाइव क्लासेस होंगी, और इसमें आप मेरा कोड अगर इस्तेमाल करते हैं SB लाइव अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें अच्छी खासी छूट मिल जाएगी फीस में, और ये फीस मात्र रह जाएगी 18,999 रुपए की। सही मार्गदर्शन के लिए जो बच्चे 24-25 आगे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसमें एडमिशन ले लीजिए। लाइव फाउंडेशन कोर्सेज हैं, आपको अच्छी फैकल्टीज के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, अपने प्रश्नों को पूछने का मौका मिलेगा, हर तरह का संभव प्रयास किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मेरे आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और ये इसके बाद आपको अगर PDF की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर आपको सारे मेरे PDFs उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट मूव करते हैं, लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुगल स्थापत्य की बात करें, मध्यकालीन स्थापत्य पढ़ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत इत्यादि। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके न केवल PT के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत मददगार ये साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। मुगल स्थापत्य और कला के महान संरक्षक थे। इन्होंने काफी अच्छे आप देखेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, काफी अच्छे इन्होंने जो है आर्किटेक्चर बनवाया, उनको संरक्षण भी प्रदान किया। इनके आने के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला एक्चुअल में समृद्ध हुई थी। पहले कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव भी इस पर दिखाई दे रहा था, फारसी, अरबी, ये सब प्रभाव दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ से आपको एक्चुअल में इंडो इस्लामिक जो परंपरा है, जो वास्तुकला है, वो दिखने को मिलती है। इसके निर्माण काल में अलंकरण का अधिक प्रयोग किया। आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर, जब तक अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो इस लेक्चर को यहीं रोक दीजिए, पहले जाके मध्यकालीन स्थापत्य कला के आर्किटेक्चर को प्लीज पढ़ लीजिए, इसके बाद इस पर आइएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बात करें यहाँ पर अलंकरण की, तो कह रहे हैं मुगल कालीन निर्माण में काफी अलंकरण हुआ। आप चाहे ताजमहल देखें, चाहे
कितने भी प्रकार के आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें काफी अच्छा अलंकरण किया गया, जबकि मध्यकालीन स्थापत्य में अलंकरण का अभाव था कहीं ना कहीं, है ना। इसमें लाल बलुआ पत्थर देखेंगे, संगमरमर का प्रयोग देखेंगे, पित्राधुरा तकनीक मैंने बताया था कैसे रत्न और जड़ कहते हैं जो रत्न है, नग है, जो अच्छे अच्छे जो कीमती नग वगैरह है, कीमती जो धातुएं हैं उनका चिपकाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। तो ये कब किस कंडीशन में प्रयोग होगा, जब आर्थिक रूप से कोई समृद्ध होगा। अदरवाइज अलंकरण की बात तो तभी आएगी ना जब कोई आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, इन चीजों की विधि का उपयोग तभी हो सकेगा। निर्माण सामग्री के रूप में प्लास्टर और गजकरी, जैसे आपने देखा मध्यकालीन में भी प्लास्टर और गजकरी इन सबका चिपकाने के लिए प्रयोग किया था, जबकि मंदिर स्थापत्य में देखेंगे तो शैलों को तोड़कर या फिर इंटरकनेक्टेड जो है इंटरलिंक करके ईंटों को जोड़कर बनाया जाता था, लेकिन यहाँ पर इस तरह की सामग्रियों को चिपकाकर ऐसी आर्किटेक्चर का निर्माण किया गया। इस काल के स्थापत्य कला पर फारसी और भारतीय परंपराओं का समन्वय देखने को मिलता है। विविधता की पर्याप्त मात्रा देखने को मिलती है। विविधता की पर्याप्त मात्रा से यहाँ पर एक संदर्भ ये भी निकलता है, न केवल यहाँ पर फारसी प्रभाव भी थोड़ा देखने को मिलता है स्थापत्य कला में भारतीय परंपराओं के साथ, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे धर्मों के आर्किटेक्चर को भी बनवाया गया, कई सारे धर्मों की मूर्तियों को, चित्रकला को भी बनवाया गया। तो विविधता वाली पर्याप्त जो उदाहरण है वो आपको मुगल वास्तुकला के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपका आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपका चित्रकला हो, चाहे वो आपका कोई भी किसी तरह का कोई प्रकार हो, तो आपको इसमें ये विविधता देखने को मिलेगी। अब आते हैं बाबर कालीन। तो सबसे पहले शासक बाबर आए। बाबर ने विजय हासिल की, जो है मध्यकाल में देखेंगे सल्तनतों को हराया। इसके बाद बाबर ने पानीपत, अयोध्या और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण कराया। ठीक है, बाबर बगीचों का शौकीन था, बगीचों के काफी शौकीन थे। इनके समय पे कोई ऐसा खास इमारत का निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने ज्यामितीय आधार पर, जैसे हमने देखा था कि मध्यकाल में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर कैसे ज्यामितीय आधार पर जो है वास्तुकला का निर्माण करना शुरू किया। जैसे आपने देखा चार बाग का वहां पर निर्माण होना शुरू किया था, मतलब इसमें वर्गाकार एरिया में क्या होता था कि इस तरह से चार भागों में डिवाइड करके बीच में किसी जो है बिल्डिंग का या आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाता था और चारों तरफ बाग होते थे। तो ये बागों के, बगीचों के बहुत शौकीन थे। समय के साथ साथ इसको उठाकर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया और इस तरह से चीजों का बदलाव होना, परिवर्तन होना समय के साथ शुरू हो। ये काफी शौकीन थे। लाहौर की जैसे शालीमार बाग, ठीक है, कश्मीर के निशात बाग, कालका के निकट पिंजौर बाग और आगरा के निकट आराम बाग जो है इनका निर्माण कराया। अगर पिक्चर है तो देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए चारों के पिक्चर दिए गए। तो देखेंगे कोई इन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसी कोई बिल्डिंग, मीनार या किसी गुंबद या मेहराबदार ऐसी कोई चीजों का निर्माण न कराकर इन्होंने बगीचों के बहुत शौकीन थे। तो शुरुआती दौर था मुगल काल का, तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में इन्होंने जो किया वही तारीफे काबिल है। एक बिगुल बजना जरूरी था तो वो बच चुका था। आगे के जो उनके पुत्र आएंगे, उनके पुत्र आएंगे, उनके पिता हैं, तो उन्होंने किस तरह से इस जो है लेगेसी को लेकर गए हैं, अपनी अपनी लेगेसीज में अलग अलग तरीके से उन्होंने निर्माण कराना शुरू किया, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने रुझान को ध्यान में रखते हुए, तो उनको हम आप ही पढ़ेंगे। तो इन्होंने इस तरह से बगीचों का निर्माण कराना शुरू किया। किसने? बाबर ने। अब आते हैं भाई साहब हुमायूं। अब हुमायूं क्या करते हैं? हुमायूं जब आए तो उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया, उन्होंने किस तरह का आर्किटेक्चर बनवाया? तो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर की एक नींव रखी, लेकिन उसे पूरा नहीं करा पाए, तो इसे पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिल्ली में दीन पनाह पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। और शेरशाह ने फिर क्या किया, आके इन्होंने इस महल को नष्ट कर दिया। हुमायूं केवल फारसी शैली का प्रभाव अत्यधिक देखा जाता है। हुमायूं के काल में, अब देखिए डिफरेंस कैसे याद रखना है, बाबर के काल में किस किस शैली का प्रभाव देखा गया है, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, ये लाइन याद रखिएगा। सीधे पीटी का प्रश्न यहाँ से बनता है, मेंस में तो मददगार होगा ही। पीटी का प्रश्न ऐसी जगह से बनता है, कह देंगे यहाँ पर अरबी शैली का प्रभाव दिखा या पूरी तरह से भारतीय था, तो यहाँ पर फारसी शैली का प्रभाव ज्यादातर इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिला है, जैसे कि हमने मध्यकालीन स्थापत्य में देखा। आगरा और फतेहाबाद में उसने दो मस्जिदों का निर्माण कराया। तो इस तरह की चीजों का, आर्किटेक्चर का हुमायूं ने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला का निर्माण किया। अब शेरशाह कालीन में क्या हुआ, बिहार के सासाराम में स्वयं के मकबरे का इन्होंने निर्माण कराया और मकबरा अष्टभुजी आकार का था। ठीक है, तो स्वयं के मकबरे का निर्माण किसने? शेरशाह ने करवाया। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। इसने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। तो अपने आप में फैक्ट है, ये हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए ये किसने, शेरशाह ने कराया, ठीक है, या फिर हुमायूं ने कराया। आपसे हो सकता है सामने ऑप्शंस दे दिए जाए, हुमायूं ने कराया, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, शेरशाह द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से हम बचपन से जीके में पढ़ते आ रहे हैं। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था, इनके द्वारा कुछ चीजों का निर्माण कराया, वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं आपको।
आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट मूव करते हैं अकबर कालीन। अब अकबर के आने के बाद क्या हुआ, मुगल काल में एक चार चांद लग गए। जैसे ये शासक आए, एक तो सर्वधर्म समभाव की भावना भी कहीं ना कहीं ये रखते थे, बाकी इनके कार्यकलाप, जैसा इनका व्यवहार था, इनके आर्किटेक्चर में, इनके द्वारा करवाए गए चित्रकारी में भी वो प्रभाव भरपूर रूप से देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुगल काल के समय का एक टर्निंग पॉइंट था। स्वर्ण युग का काल अगर कहा जाए, एक्चुअल में यहाँ से शुरू होता है मुगल काल के अंतर्गत आर्किटेक्चर। यहाँ पर वास्तविक शुरुआत हो चुकी थी। अकबर ने भवन निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, इसके साथ साथ कहीं कहीं सफेद संगमरमर का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनके स्थापत्य काल में फारसी शैली के साथ, अब देखिए यहाँ पर सर्वधर्म समभाव कह सकते हैं या काफी सारी अलग अलग शैलियों का प्रभाव दिखता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फारसी शैली हो गया या ये शैली हो गया, इसमें बाकी धर्मों का भी, परंपराओं का भी सम्मिश्रण आपको इनके आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, जैसे कि इनके बाकी क्रियाकलापों में। तो अकबर के स्थापत्य कला में फारसी शैली के साथ साथ न केवल फारसी शैली बल्कि बौद्ध और हिंदू परंपराओं का सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। उस समय पे आप इनके स्तूप देखेंगे या हिंदू मंदिर देखेंगे, उसमें भी इनकी झलक देखने को मिलती है। भवन निर्माण में शहतीर का प्रयोग किया है। अब जैसे मध्यकाल में हमने देखा कैसे जब मेहराबदार या जो मेहराब हो गए, चापाकार मेहराब कराए गए थे या फिर गुंबद कराए गए थे, तो उस समय पे शहतीरी मतलब इंडियन, यहाँ पर शहतीरी का प्रयोग मतलब यहाँ पर लेंटल, जैसे हम लोग क्या करते थे हिंदू परंपरा शैली में, क्या होता था कि स्तंभों के ऊपर यहाँ पर लिंटर डालकर फिर मंदिरों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। लेकिन यही शहतीरी का प्रयोग है, इसमें शिखरों का भी प्रयोग किया गया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंडियन शैली जो है, आर्किटेक्चर शैली का प्रयोग। तो अब मध्य में ये चीज बिल्कुल गायब हो गई थी, जबकि आप देखेंगे इधर आएंगे मुगल काल में तो शहतीर का भी इन्होंने, शहतीरी जो है शैली का भी प्रयोग किया, ना केवल इस्लामिक बल्कि शहतीरी का भी प्रयोग किया। इनके आर्किटेक्चर में कहीं कहीं आपको कलश देखने को मिल जाएगा या उस तरह से उल्टा जो कमल का स्वरूप देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल नहीं है। तो याद रखिएगा ये टर्निंग पॉइंट है, मध्यकाल से मुगल काल में टर्निंग पॉइंट है कि इसमें शहतीरी जो शैली है उसका भी प्रयोग किया। हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब अकबर के काल में ही निर्मित किए गए थे, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हुमायूं का जो इन्होंने मकबरा बनवाया था अकबर के शासनकाल में, दिल्ली में बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्शन उसका, हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे, अब जैसे शहतीरी पद्धति है मैं कह रही हूँ, जैसे उसमें क्या होता था, हिंदू मंदिर आपको याद होगा कि स्तंभों पे मतलब स्टेजेस, माफी चाहती हूँ, स्टेजेस पर बनते थे। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्होंने कुछ कुछ चीजों का निर्माण करा है वो भी मतलब यहाँ पर स्टेजेस के ऊपर करा है। तो एक पहला प्रमाण ये मिलता है। इसके साथ जलाशय वाला एक प्रमाण जो है शहतीरी शैली में देखने को मिलता है। जैसे दक्षिण में हम जाएंगे तो वहां पर भी मंदिर में जो आप देखते हैं कि कैसे जलकुंड का एक निर्माण कराया जाता था, अनिवार्यता होती थी, वही लक्षण भी यहाँ देखने को मिलता है। न केवल वो, यहाँ पर छतरियों का भी निर्माण इन्होंने कराना शुरू किया, ठीक है। हुमायूं की विधवा हाजी बेगम की देखरेख में इसको निर्मित कराया गया और इस मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, सफेद संगमरमर की नक्काशी भी की गई है। फारसी वास्तुकार मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा इस मकबरे का खाका जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा तैयार किया गया, इस तरह से प्रश्न पीसीएस में भी आमतौर पर पूछ लेते हैं। तो फारसी वास्तुकार थे मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा इस मकबरे, किस मकबरे, हुमायूं के मकबरे, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, ये ध्यान रखना है। अष्टभुजी स्वरूप में इस मकबरे का निर्माण किया गया। हिंदू वास्तुकला की पंचरत्न रचना से इस प्रेरणा ली गई है, अभी मैंने बताया। सासाराम बाई ने शेरशाह के जो मकबरे से प्रेरित होकर इस मकबरे का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर कराया गया। अभी दिखाया था ना ऊंचे चबूतरे पे जैसे हिंदू मंदिरों का इत्यादि का निर्माण होता था। छज्जे और छतरियां भारतीय शैली से प्रेरित है, अभी मैंने आपको यहाँ दिखाया था। जो इसके छज्जे हैं और जो इसकी छतरियां वगैरह है वो भी भारतीय शैली से प्रेरित होकर इसने बनवाया है, ठीक है। और इस ये मकबरा वर्गाकार बगीचे के केंद्र में है। वही सेम वर्गाकार बगीचे के केंद्र मतलब 4 भाग टेक्निक की बात कर रहे हैं, यही वर्गाकार बगीचे के केंद्र में है, यानी कि 4 भागों में आपको बाग मिलते हैं, केंद्र में आपको यहाँ पर आर्किटेक्ट मिलता है। तो ये 4 भाग पद्धति के आधार पर इसको बनवाया गया है, ठीक है, जिससे जल निकास नलिकाओं में बटे हुए 4 भागों में विभक्त किया गया है। इस तरह से याद रखना है ये टर्म, जो शब्द मैं कह रही हूँ आर्किटेक्चर में या आर्ट एंड कल्चर में, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, क्योंकि शब्द अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर प्रश्न गलत हो सकता है। तो शब्दों के मायने, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इन ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अगर शब्द नहीं स्पष्ट है तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अब जहांगीर का समय आता है, तो जहांगीर स्थापत्य काल में ये काफी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे और इन्होंने इससे समय में वास्तुकला की अवनति हुई,
क्योंकि कला और चित्रकला पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, तो आर्किटेक्चर पे इन्होंने इतना खास ध्यान नहीं दिया। इनके पुत्र जब आएंगे तो आगे की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इनके समय काल में क्या था, प्रकृति बहुत प्रेमी थे, तो इन्होंने आर्किटेक्चर पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कला, चित्रकला इत्यादि पर ज्यादा काम किया। और कई विभिन्न प्रकार की बहुत खूबसूरत चित्रकलाएं भी इन्होंने अपने जो है प्रांगण में बनाई थी। इसने लाहौर में मोती मस्जिद, सिकंदर में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया। ठीक है, प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन्हें अनेक बागों का विकास कराया, जैसे कश्मीर में शालीमार बाग। तो कश्मीर में शालीमार बाग आपका यहाँ पर शायद मैंने दिया होगा, ये आपका, अच्छा ये मैं भी समझाती हूँ इसको क्या है ये। ठीक है, तो कश्मीर में शालीमार बाग इन्होंने बनवाया। जहांगीर के शासनकाल में उनकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता एतमाद-उद-दौला एक ऐसा मकबरा था, एतमाद-उद-दौला एक ऐसा मकबरा था जहां पर पिन्नादूरा, जो वो पिन्नादूरा एक तकनीक होती है जिससे रत्नों को जड़ा जाता है, एक तकनीक होती है उससे द्वारा रत्नों मणियों को जड़ा जाता है आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहला उदाहरण एतमाद-उद-दौला मकबरा से ही देखने को मिलता है उसका। ठीक है, जिससे सफेद संगमरमर और पिन्नादूरा तकनीक का सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या, अब शाहजहां कालीन, अब शाहजहां के समय में क्या परिवर्तन आया, तो मुगल स्थापत्य कला अपने यहाँ पर चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, और मेहराब की चापें अधिक फोलिएटेड होने लगी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रेड फोर्ट वगैरह में आप जब देखेंगे तो ये सारे प्रभाव देखते हैं। इस समय गुंबद पर फारसी शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। इस समय दोहरे गुंबद, बाहर से फूले हुए पतली गर्दन वाले गुंबद, इस तरह से बाहर से फूले पतली गर्दन वाले गुंबद आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये प्रभाव दिखता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य से प्रेरित होकर भवन निर्माण कार्य में बंगाली शैली की विशेषताएं भी दिखती हैं। इसको आत्मसात किया और छाजन युक्त छत और मुड़े हुए कंगूरे को मुगल कालीन स्थापत्य कला में शामिल किया। तो ये विशेषता शाहजहां के समय पे आई थी कि इन्होंने बंगाली शैली की विशेषताओं को भी आत्मसात किया, या मुड़े हुए कंगूरे इत्यादि का यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पर इसका भवन निर्माण में, आर्किटेक्चर में इसको बनवाना शुरू किया। तो कुछ चीजें यहाँ पर बदलनी शुरू हुई शाहजहां के समय में। ठीक है, ज्यामितीय आकार की जालियों के स्थान पर अब जैसे क्या होता था, जैसे आगरा का जो आप देखेंगे ताजमहल हो गया, तो वहां पर क्या होता था, नॉर्मल जालियों को जो है ज्यामितीय आकार में बनाया जाता था, जबकि फूल पत्ती वाले आकार का अंकरण किया इन्होंने जब शाहजहां ने बनवाना शुरू किया, तो फूल पत्ती के आकार का यहाँ पर इन्होंने जालियों का निर्माण कराना शुरू किया। आगे हम देखेंगे यहाँ पर इन्होंने जो जालियों का निर्माण कराया था। तो ये सब प्रभाव जो है इनके शासनकाल में, तो कैसे कैसे शासक आए, उनकी डायनेस्टी वाइज कैसे कैसे चीजें बदली, वो हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें वो डिफरेंस याद रखना होगा हर शासन के समय में। ठीक है, अब इसके बाद अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतों को तोड़कर इन्होंने नई इमारतों का निर्माण कराया। इसने आगरा में दीवाने आम, दीवाने खास, याद रखिएगा किसने किसने बनवाया, क्या क्या कहाँ है, दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, अंगूरी बाग, झरोका दर्शन का स्थान, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, इन सब का निर्माण कराया किसने, शाहजहां ने। ठीक है, ये किसकी बात करें, शाहजहां कालीन स्थापत्य की, तो शाहजहां ने बनवाया। तो ये पॉइंट जो है वो इन्हें रट लीजिएगा, एक पेपर पे नोट कर लीजिए। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही निर्माण कराया। तो ये लाल किला वगैरह है और इसका भी निर्माण उसने ही कराया है। और शाहजहां ने लाहौर के शालीमार बाग, देखिए इस समय शालीमार बाग या बाग, चार बाग का जो उदाहरण है वो आपको पूरे इंडो इस्लामिक कला की विशेषताओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम प्रभाव जो है, इस्लामिक प्रभाव वो वहां पर देखने को मिलता है उसके द्वारा। इसने शाहजहाबाद नगर का निर्माण भी कराया था शाहजहां ने। ठीक है, ये पिक्चर्स के द्वारा आप देख सकते हो उसने किस तरह से अलग तरीके से चीजों का निर्माण कराना शुरू किया बाकी शासकों के दौरान। इसके बाद आता है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने जो किया है, उसमें अपनी पत्नी, एक्चुअल में मुमताज बेगम का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया और यमुना के तट पर सफेद संगमरमर के द्वारा बनवाया गया। कहते हैं अंदर से तो पूरा ईंटों से ही बना है, ऊपर से पूरा संगमरमर से इसे ढका गया है, इसीलिए इसके कुछ ऐसे नींव में कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण इसको जो है 7 वंडर्स के अंतर्गत रखा गया है। कहते हैं कि इसके अंदर नीचे काफी, इसका जो फाउंडर है, मतलब कि जो स्थापना है, जो नींव है, उसके अंदर काफी सारे कुएं बनाए गए थे, क्योंकि ये इतना भारी वजन झेल नहीं पा रहा था, तो उसमें कुछ लकड़ियों को ऐसा डाला गया है जो आज भी यमुना से पानी लेती, जितना पानी वो लेती जाएंगी वो इसके अंदर भार सहने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी ताजमहल के अंतर्गत। इसलिए आप देखेंगे जब मतलब सर्वे हुआ, निरीक्षण हुआ, तब पता चला कि यमुना का पानी इतना कम कैसे हो रहा है, तो पता चला वो लकड़ियां जो है उनको निरंतर वो पानी चाहिए, तभी ये टिक सकता है, नहीं तो टिकने में मुश्किल होगा। इसीलिए इस पे भार कम से कम दिया जाए, क्योंकि उन्हीं पर टिका हुआ है, इसकी नींव पर टिका हुआ है, इसके नींव में जो कुओं के अंदर लकड़ियां पड़ी हुई है उसके ऊपर ये पूरी तरह से टिका हुआ है। यही इसके विशेष कारण था, इसकी खूबी थी, जिसके कारण इसको 7 ऑफ वंडर्स में डाला गया था।
ताजमहल को ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया, तो ये भी एक उदाहरण है शैतीरी शैली का, ठीक है, मतलब इंडियन शैली का बनाया गया, जिसके चारों कोनों पर मीनारे हैं। अब जैसे यहाँ पर शैतीरी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तुरंत ही आप देखेंगे यहाँ पर जो है इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मीनारे आपको भारतीय शैली के अंतर्गत नहीं है, जबकि आपकी इस्लामिक शैली के अंतर्गत है। इसकी आकृति भी अष्टभुजाकार है। ताजमहल में पिन्ना चित्रादूना तकनीक का प्रयोग किया गया और जालीकारी सुलेखन का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पर अग्र दृश्य का भी प्रयोग किया गया। जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे ये ताजमहल है मानिए, ठीक है, जैसे जैसे आप इससे दूर होते चले जाएंगे ये आपको और पास नजदीक दिखता चला जाएगा। जितना दूर जाएंगे शिलालेख उतने नजदीक होते दिखेंगे आपको। इसमें भी 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया। आप ध्यान से देखेंगे अगर ताजमहल को, तो इसमें भी देखेंगे आसपास चारों तरफ बगीचे हैं, ठीक है, किस तरह से मीनारों का प्रयोग किया। जैसे आप वास्तुकला को अगर इस्लामिक वास्तुकला में पढ़ेंगे तो वहां पर कमल के दृश्य आपको दिखने लगेंगे, यहाँ पर फूल पत्तियों को देखेंगे कमल के दृश्य हो जाएंगे। अरेबिक्स पद्धति दिखने लगेगी। अरेबिक पद्धति में इस तरह से फूलों और पत्तियों का जो है निर्माण किया जाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा दिखेगा, वहां पर कुरान की आयतें आपको छपी हुई दिखेंगी, ठीक है, वहां पर मीनारे आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, ये डोम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब इस्लामिक प्रभाव है। इसके बाद औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला, तो इसके शासनकाल में मुगल काल की अवनति होनी शुरू हो गई। जैसे मध्यकाल में तुगलक के समय पे आर्थिक रूप से उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई थी, औरंगजेब के समय पे भी इस तरह से भवनों के स्तर में थोड़ी गिरावट आना शुरू हो गई। उन्हें स्थापत्य कला के विकास में कोई खास रुचि नहीं रह गई थी। इमारतों में निम्न स्तर का अलंकरण देखने को मिला है, कुछ खास नहीं है। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद इन्होंने बनवाया है। उसने औरंगाबाद के रविया उद दौरानी का मकबरा और लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी इन्होंने निर्माण कराया। किसने? औरंगजेब में। तो ये जो नाम है ना, इसे आप एक कॉपी पे नोट करके रट लीजिए बिल्कुल। इन्होंने कुछ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब प्रांतीय स्तर पर उस समय पे और भी जो शासक हुआ करते थे, तो प्रांतीय स्तर पर उस वक्त क्या हो रहा था, तो राजपूत शैली, अब इसका भी प्रभाव देखा था। बंगाली शैली जैसे उसका प्रभाव दिखा था उनके दौरान पे, वैसे ही राजपूत शैली उस टाइम जन्म ले रही थी डायनेस्टी वाइज। तो उत्तर पश्चिम भागों में शैली का प्रमुख रूप से उस समय प्रचलन हुआ। इस समय के राजपूतों की स्थापत्य कला भी मुगल शैली से प्रभावित थी। भाई सीधी सी बात है, पूरे जगह पर आप उस पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे मुगल शैली से प्रभावित चीजें हो रही हैं, भारी तत्व उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब उस दौरान का कोई राजा या शासक अगर कुछ बनवाता है तो उस पर भी उसका प्रभाव दिखना स्वाभाविक है। भाई कौन बनाएगा? घूम फिर के तो बनाएंगे वही के आर्किटेक्चर्स ना, मतलब वही के जो आर्किटेक्ट है वही सब बनाएंगे। तो वो चीजें हैं। राजपूतों ने भव्य किलों और महलों का निर्माण कराया। लटकती हुई बालकनी की अवधारणा प्रचलित की इन्होंने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि लटकती हुई बालकनी की, ये आप देखेंगे जयपुर में जो हवा महल है उसका ये अच्छा उदाहरण है। मेहराब के आकार में कार्निस को इस प्रकार से निर्मित किया कि छाया धनुष का आकार ग्रहण कर लेती है। इसमें हिंदू और इस्लामिक परंपराओं का समन्वय भी देखने को मिलता है। जैसे उनकी वास्तुकला में भारतीय हिंदू दिखने को मिलता है, थोड़ा सा झलक शैली, वैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है। जैसे जयपुर का हवा महल आपका, तो ये देख सकते हैं ये किसके समय पे यहाँ पर राजपूत शैली का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर। जो भी पीडीएफ दिए हैं उनका अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो रिवाइज करिए। जल्द ही हम अब अंतिम पड़ाव में हैं आर्ट एंड कल्चर के। जल्दी कुछ लेक्चर्स और चित्रकला इत्यादि को, विश्व धरोहर इत्यादि को कंप्लीट करके फिर अब मेंस के आंसर राइटिंग को आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे संतुष्ट हो जाइए। निरंतर देखते रहिए, लेक्चर्स मिस मत करिए। कोई अगर लेक्चर मिस होता है तो बेझिझक मुझसे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक मांग सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।